हेलो स्टूडेंट्स आज क्लास 11th का जो है काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तुम्हारा काइनेमेटिक्स है। ध्यान से जरा समझो। देखो इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो वेक्टर के बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। तो इसलिए पूरे वेक्टर को पहले कोशिश करो कि अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तभी इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो एक बात और समझो। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। देखो देखो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि मोशन से संबंधित जो मैथमेटिक्स होता है। समझ में आ रही बात, कि कहीं भी जो मोशन है, मान लो एक बात समझ लो, कहीं मोशन हो रहा है तो उस मोशन के ड्यूरेशन में जो आप कैलकुलेशन करते हो रिगार्डिंग दैट मोशन, तो उसी को हम लोग किस में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। आ रही बात समझ में, जरा समझो। इट मीन्स हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, और इन सब का आपस में क्या रिलेशंस है, ग्राफिकली क्या रिलेशन है, उन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ध्यान देना, न्यूमेरिकल तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप जेई दे रहे हो या आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, देखो वहां तो न्यूमेरिकल ही आना है, तो न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो काइनेमेटिक्स को जो है दो पार्ट में, अगर हम तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चैप्टर के डिवीजन करें तो तुम्हें मिलेगा कि इसको दो पार्ट में दिया हुआ है। पहला उन्होंने दिया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ध्यान से समझना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है इसी को हम लोग कहते हैं मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन। जो सेकंड है, ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा मोशन इन ए प्लेन। ध्यान दो, मोशन इन ए प्लेन जो है इसमें आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, और फिर बहुत अन्य प्रकार के भी बहुत सारे मोशन आएंगे। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, ये बाद की बात है। अभी जो हम लोग जिन पॉइंट को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो सब कुछ इससे कंसर्न होगा, और हम लोगों का जो पूरा डिस्कशन होगा वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D को लेके होगा। समझ में आ रही बात, तो अभी ये क्लियर हो गया कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। हाँ, एक चीज कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है कि सर 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है। देखो अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, सिंगल डायरेक्शन में मोशन करे, आगे जाए पीछे आए, तो उसका जो मोशन का जो पाथ है वो कैसा हुआ, एक एक्सिस के लॉन्ग हो गया। तो ऐसे ही मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। 2D या प्लेन वगैरह, मतलब कोई बॉडी मान लो अगर ऐसे मोशन करे, पैराबोलिक है, सर्कुलर मोशन मान लो कहीं हो, तो इस तरह का जो मोशन होता है वो एक प्लेनर मोशन होते हैं। मतलब जो मोशन कंप्लीट एक प्लेन में हो रहा हो उसको हम लोग मोशन इन ए प्लेन में पढ़ेंगे। तो ठीक है, डेफिनेशन में बहुत कुछ नहीं रखा है। मैं शुरू से देखो मेरा अप्रोच रहा है मैथमेटिकली स्ट्रांग हो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस करो, वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक बातें हो गई। चैप्टर को हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, जरा समझो। देखो अगर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो देखिए, चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1D। ठीक है, चलो इसमें अगर हम लोग सबसे पहले, हम एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो जो सबसे पहला स्टडी होगा वो किसके बारे में होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में होगा। जरा समझो क्या होता है। देखिए एक बीच में से लाइन करते हैं, दोनों को अच्छे से समझते हैं। देखो डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, और यहाँ क्या पढ़ना है कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है। समझना पूरी बात ध्यान से। देखो डिस्टेंस का मतलब होता है कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जरा समझो, ये होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बस ऑफ द बॉडी।
ये शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, कौन? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जरा अंतर समझना, मान लो यहाँ से कोई बॉडी है, वो इस तरह से कोई पाथ फॉलो करते हुए मान लो यहाँ तक चला गया। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, ये जो ए है ये इसका कौन सा पोजीशन है? इनिशियल है। ये बी कौन सा पोजीशन है? फाइनल पोजीशन है। अब जरा एक बात समझो, उसने जिस पाथ को फॉलो किया है वह पाथ तुम्हारा इस तरह से है, तो इस पाथ की जो कंप्लीट लेंथ होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। दूसरी चीज, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, ये कौन सा लेंथ हो गया? ये इसका शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनके बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ लेंथ होता है। दूसरी चीज समझना, जो डिस्टेंस होता है ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी क्वांटिटी होगी? तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ गए? अब देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके पास डायरेक्शन भी होगा। आप पूछोगे ना सर डिस्प्लेसमेंट अगर आप बता रहे वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम, आप लिख लो, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। समझ गए? इसका डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा कहाँ होता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर। जैसे देखो यहाँ पर ये कौन सा पोजीशन है? इनिशियल। ये कौन सा पोजीशन है? फाइनल। तो जो डायरेक्शन होगा, मैं इसको अच्छे से समझा दूं, ये क्या है तुम्हारा? ये डायरेक्शन हो गया। कहाँ से कहाँ की तरफ डायरेक्शन है? इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन है। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। समझ गए? तीसरी बात समझो, जो तीसरी चीज ये होती है कि जो डिस्टेंस होता है ये ऑलवेज कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। हमेशा कभी भी अगर मोशन हो रहा है तो किसी भी मोशन में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दें, ये मे बी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और या तो फिर जीरो भी हो सकता है। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। और जो लास्ट पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो ध्यान देना, इसकी जो यूनिट होगी मीटर, डायमेंशन, या वो तुम समझ रहे हो, ऐसे यहाँ पर भी जो इसकी यूनिट होती है वो कितनी होती है? मीटर होती है। तो यहाँ से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आप इसे नोट कर लीजिए, इसकी शॉट ले लो भी, आराम से इसको नोट कर लेना। देखो जब भी क्लास करने बैठो तो हमेशा एक कॉपी और पेन लेकर के बैठो, और जो हम चीज़ें पढ़ाते रहो उसको नोट करते रहो। देखो तुम्हारा कंप्लीट चीज़ों को हम पढ़ाएंगे, बस इसको एज इट इज फॉलो करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे से तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो? आगे देखो, अगर हम इसके बाद अगर हम फर्दर चलें, देखो एक जरा क्वेश्चंस, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा समझना क्वेश्चन क्या है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझना, देखो क्या है क्वेश्चन आपका। जैसे मान लो कि अगर कोई भी बॉडी ए पर है, ए से चलना स्टार्ट किया, ऐसे किया, पहले ऐसे, पहले सॉरी सीधा देखो, पहले सीधा गया वो, ये यहाँ पे, तो जो ए है ये इसका कौन सा पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन है। तो ये मान लो 2 मीटर, ये भी 2 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया। तो अगर आप इस केस में अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे, मैं फिर से समझा दूं क्वेश्चन, बॉडी स्टार्ट कहां से कर रहा है चलना? ए से, अब पहुंच कहां रहा है? फाइनली बी पर।
तो अगर हम यहां से डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस कितना आएगा। देखो डिस्टेंस में क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि टोटल पाथ लेंथ ही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और जो शॉर्टेस्ट इनिशियल और इनिशियल है फाइनल है, तो फाइनल इनिशियल फाइनल की जो शॉर्टेस्ट जो लेंथ होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान से समझो, डिस्टेंस कितना हो गया 2, ये भी कितना है 2, 4 जोड़ लो +2 +4 +2 +2 कितना हो जाएगा बताओ। 2 2 4 4 8 2 10 14 2 16 2 18 18 मीटर इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। आ रही बात समझ में नहीं आई, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पहले ये समझना। देखो इनिशियल पोजीशन का है, क्या है ये है, ये इसकी कौन सी पोजीशन हो गई, इनिशियल। इसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टली ये एक वेक्टर बना है ना ऐसे, क्योंकि डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और मैं बता चुका हूं कि वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन कहां होता है, इनिशियल से फाइनल की ओर। आप बस डायरेक्टली बता दो ना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 2 2 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया 18 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया 6 मीटर हो गया। डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो बता देंगे, ठीक है डिस्टेंस में डायरेक्शन होगा नहीं क्योंकि वो तो स्केलर हो गया, डिस्प्लेसमेंट में ही डायरेक्शन होगा। बता दीजिएगा इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा। नोट कर लीजिए इसे। एक दूसरा क्वेश्चन है, जरा उसको भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन इस तरह से है, ये ऐसे एक क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूं, व्हील ऑफ रेडियस आर रोल्स ऑन surface, find displacement in a complete साइकिल या कंप्लीट सर्कल। हाँ ठीक है, कंप्लीट साइकिल, साइकिल मीन्स समझ लो कंप्लीट साइकिल नहीं, इसको ऐसे लिख लो इन कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ये ज़्यादा और अच्छा वर्ड हो जाएगा, तुम शायद ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। अब देखियो हम क्या कह रहे हैं आप समझिए, ये तुम्हारे पास एक सर्किल हो गया और इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया, ए हो गया। देखो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लेते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, हो जाएगा अब पॉइंट ए, अभी ठीक है ज़्यादा अच्छा है। हाँ क्वेश्चन ये हो गया कि व्हील ऑफ रेडियस आर रोल्स ऑन सरफेस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए इन कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। अब देखो, अब आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या करोगे जरा समझना, इसको आप बताओ जब एक कंप्लीट वन रिवोल्यूशन कर लेगा तो क्या होगा। ऐसे रोल करते हुए कंप्लीट वन रिवोल्यूशन पे ये यहां था तो यहां से फिर क्या होगा, यहीं तक तो पहुंचेगा। आप बताओ जैसे यहां पर है और कंप्लीट वन रिवोल्यूशन करके फिर यहीं पर पहुंचेगा, तो अगर वो वहां तक पहुंच रहा है, ध्यान से समझना, तो आप बताओ ये इसका कौन सी पोजीशन हो गई, इनिशियल, और ये कौन सी पोजीशन हो गई, फाइनल। भाई वन रिवोल्यूशन हुआ ना बीच में, देखो यहां पर कितने रिवोल्यूशन हो रहा है, वन रिवोल्यूशन हो रहा है। तो अब बताओ अगर तुमसे कहा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट, तुम बताओ क्या बताओगे। देखो बहुत सीधी सी बात है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बस इनके बीच का क्या होगा, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है बताओ, ये है तुम्हारा 2 पाई आर। तो शॉर्टेस्ट जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ यहां से यहां तक का, और वही तुम्हारे पास कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया। आशा करते हैं क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा, ये अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं। एक चीज और समझो, यहां पर हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर डिस्कस कर लिया है। अब देखो हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे
स्पीड एंड वेलोसिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो यहां भी वैसे ही बिल्कुल आराम से जैसे दोनों पार्ट बनाते थे बना लो। ये स्पीड हो गया और यहां पर क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब जरा एक बात समझना, देखो स्पीड क्या होता है, बेसिकली जो स्पीड होता है ये इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, और ये जो वेलोसिटी होता है ये इक्वल होता है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन किसके, टाइम के। ठीक है, तो देखो स्पीड किसके इक्वल हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल हो गया। समझ लो, स्पीड डिस्टेंस से, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से। ये बेसिक फॉर्मूला तुम पढ़े होगे क्लास 9th में, फिर भी एक बार पूरी बातों को रिवाइज करो। ठीक है, और दूसरी चीज समझो, स्पीड, चूंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर, तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। दूसरी चीज आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट आपने कैसी क्वांटिटी पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी, तो जो वेलोसिटी होगी ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। अब प्रश्न फिर वही उठता है, सर इसका डायरेक्शन क्या होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, समझा दे रहा हूं। देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो उस वही डायरेक्शन इस वेलोसिटी का भी होगा। आ रही बात समझ में भाई, जैसे डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का भी होगा। समझ गए, बस ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है कि जो स्पीड है ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो वेलोसिटी है ये क्या होगा, मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और साथ ही साथ जीरो भी हो सकता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी, और जो इनकी यूनिट होगी वो भी कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। तो आशा करते हैं आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखो इसके बाद एक टर्म और आता है, जरा हम उसको बता दें तो कुछ नई चीजों पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और खूब अच्छे से प्रिपेयर करो। देखो बहुत अच्छी वाली फिजिक्स स्टार्ट हो गई है, मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहां से तुम्हें बहुत अच्छे से चीजों को समझना होगा। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, फिर क्या किया मैंने, स्पीड वेलोसिटी पढ़ाया। अब हमको पढ़ाना है एक्सेलरेशन के बारे में, जरा समझ लो। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले एक एक करके समझते हैं चीजों को। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहली बात तो ये समझ लो, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। दूसरी चीज समझो, जो एक्सेलरेशन है क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान देना, क्यों, क्योंकि इसका कैलकुलेशन वेलोसिटी के हेल्प से हो रहा है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। अब देखो, अब तुम कहोगे सर इसका डायरेक्शन क्या होगा। पहले मैं आता हूं पॉइंट पे, इट इज ए वेक्टर। चलो देखो, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी के सेम नहीं होगा, समझ लेना। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, अभी ये फील धीरे धीरे तुम्हें आएगा, लेकिन थोड़ा बस मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के ठीक अपोजिट होगा। बस ये बात समझ लो तुम लोग। ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप दिमाग में बैठा के रखो, अब भी ऑटोमेटिक सब क्लियर होगा। ठीक है, चलो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तीसरी चीज है भाई, इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। वही बात मैं बोल रहा था। देखो
पॉजिटिव अगर एक्सीलरेशन होता है तो इसी को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं, मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। निगेटिव मतलब रिटार्डेशन, इसी को तुम लोग पढ़े होगे, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। देखो ये तीनों ही टर्म एक होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, ये तीनों एक ही चीज है और उसी को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। ये काम अब देखो, जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश करो। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब सब लोग स्कूटी बाइक सब चलाते हो, देखो अगर एक्सीलरेटर ले रहे हो, एक्सीलरेटर है ना, तो एक्सीलरेटर क्या करता है, वेलोसिटी बढ़ा रहा है, मतलब वो एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, समझे। और दूसरा केस देखो, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वेलोसिटी घट रही है ना, धीरे धीरे वो गाड़ी रुकने लगती है, तो जो ब्रेक है वही निगेटिव एक्सीलरेशन होता है, या उसी को रिटार्डेशन कहते हैं। और जीरो, ठीक है, एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, उसी को यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। तो ये तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उस पर, ठीक है। अभी जो पॉइंट है जरा उसको समझ लो, ठीक। आगे देखिए, इसकी भी यूनिट क्या होगी, बड़ी सीधी सी बात है, मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको एक्सेलरेशन भी क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो देखो, इतनी बातें जो मैंने आपको बताया, इतना बहुत अच्छे से आप लोग क्या करोगे, प्रिपेयर कर लोगे। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई नो कि तुम लोगों को शायद ये सब बातें पता भी हो, पहले से 9th में अच्छे से पढ़े होगे, तो लेकिन हमारा काम था कि भाई बेसिक से स्टार्ट करना, सब कुछ रिवाइज करना, वो मैंने किया है। दो की पॉइंट हम बता रहे, जरा उनको समझ लो, उस पर बहुत डिस्कस नहीं करना, बस तुम लोग समझ लो। जैसे न्यूमेरिकल्स आएगा, चीजें आएंगी, तो वो चीजें ऑटोमेटिक उसको हम लोग वहां पे एलिब्रेट करेंगे। बस ये समझ लो कि कई बार ऐसा एक क्वेश्चन आता है, एक शब्द दिया जाता है यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कहीं पे लिखा है यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका मतलब होता है कि उस मोशन के ड्यूरेशन में एक्सीलरेशन जीरो है। समझ लो, जिस मोशन के ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा उसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और या उसी को कहते हैं हम लोग कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, तो कांस्टेंट हो गया। तो अब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब, अब मैं उतने अंदर नहीं जा रहा हूं भाई, लेकिन फिर भी एक लाइन समझ लो कि वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगा जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम रहे, ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी तो बात की बात है। तो बस ये अगर चीजें हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन है। ये और नहीं करो, ऐसे एरो बना लो, मतलब जब ये होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन, न्यूमेरिकल के बीच में जरूरत पड़ जाती है, सिर्फ एक लाइन बोलना कि सर अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो मोशन यूनिफॉर्म है, नथिंग एल्स। समझ रहे हो, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, बस देखो बहुत ज्यादा यहाँ पे ताम झाम नहीं पढ़ना है, बैठ के पूरी पैराग्राफ लिखवाए जा रहे हैं इसी पर, नहीं, कुछ नहीं, सीधे की पॉइंट याद रखो। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करना, मैं बात समझो, न्यूमेरिकल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, यही तुम्हें नीट और मेंस में आपको सफलता दिलाएगा, यहीं से आप सफल होंगे उसमें, ठीक है। चलो अगर बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ध्यान देना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब ऐसे केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। और वेलोसिटी वेरिएबल का क्या मतलब है जरा समझना, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, और या तो डायरेक्शन बदल रहा है, और या तो हो सकता हो दोनों बदल रहा हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही क्लियर बात, बस 2 लाइन याद रखना तुम लोग, ठीक है। तो देखो बहुत ये सब बेसिक बातें थी जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये सारी बातें बहुत मैंने आपको बताया, अच्छे से इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। एक टॉपिक और आता है, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। सुनो, वो होता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो अक्सर करके क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है इसमें पूछ दिया जाता है भाई व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड जो होता है ये होता है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, नथिंग, बस समझ लो, चाहे जैसे तुम कैलकुलेट कर लो मैटर नहीं है, बस तुम समझ लो कि इसका आप बस ये याद कर लो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो होता है वही फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। देखो मैं एक थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग बच्चे लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि सर v1 स्पीड है, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे होता है दिया था कोई बॉडी v1 से चल रहा है फिर v2 स्पीड से चलने लगा,
एवरेज स्पीड। तो बोलते हैं सर v1 प्लस वी टू अपॉन टू होगा। देखिए v1 प्लस वी टू अपॉन टू केवल एक पार्टिकुलर केस में सही हो सकता है, बट हर एक प्रकार के क्वेश्चन में वो सही नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आप कंप्लीट अप्रोच करिए, टोटल डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करिए, फिर टोटल टाइम कैलकुलेट करिए, फिर उसको सॉल्व करिए। एकदम ये काम मत करना कि v1 प्लस वी टू अपॉन टू करना, वो केवल और केवल एक पार्टिकुलर केस में बस सही होता है, बाकी और कभी सही नहीं होता है। समझ में आई बात? आगे देखते हैं, जरा समझो। देखो ऐसा है, एवरेज स्पीड तुमको मैंने बता दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस एक फॉर्मूला याद रखो कि टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, टोटल टाइम निकाल लेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब अगर मान लो कहीं पे लिखा है एवरेज वेलोसिटी, ध्यान देना, अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले निकालोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट और उसको आप डिवाइड किससे कर दोगे, टोटल टाइम से। बस तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी निकल गई, नथिंग एल्स। बस इतनी बातें आप समझ लो, ठीक है। चलो देखो ऐसा है, अब हम लोग इस टॉपिक पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो जरा उस बात को समझो। क्वेश्चन जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से कर रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है कि ए बॉडी मूव्स विथ स्पीड v1 for 1/3 time of total journey time, and with speed v2 for रिमेनिंग टाइम। क्वेश्चन क्या है जरा समझो। क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज स्पीड। जरा समझो, देखो क्वेश्चन ये है कि ये कंप्लीट उस बॉडी का मान लो पाथ है, ट्रेवल पाथ है। हमेशा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन ऐसी लाइन बना के सॉल्व किया करो, समझ लो, तुम्हारा गलत नहीं होगा कभी। आप समझिए बात को। यहां पे मैं आपसे क्या कह रहा था कि यहां पर दिया हुआ है कि स्पीड पहले v1 दिया है फॉर 1/3 टाइम, रिमेनिंग टाइम के लिए v2 स्पीड दिया है। तो आप सबसे पहला करो यहां पे, चूंकि टाइम के फ्रेम में दिया हुआ है चीजों को, तो लेट आप यहां पे देखो क्या, लेट टोटल टाइम, तो टोटल जर्नी टाइम है उसे मान लो कितना हो गया, t हो गया। तो अगर टोटल जर्नी टाइम t है तो जरा समझो, तो 1/3 टाइम क्या होगा, t/3, यही होगा ना। तो t/3 टाइम में जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, v1 है। t/3 टाइम में जो स्पीड है वो कितनी है, v1 है। जो रिमेनिंग टाइम है ये कितना होगा, 2/3। भाई आप समझो ना, टोटल टाइम t, ये 1/3 तो बचा कितना, 2/3। तो इतने ड्यूरेशन में जो स्पीड है वो कितनी है, v2 हो गई। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना बेसिकली। यहां पे मैं इसको ये कह रहा था कि जो मोशन है, आपने यहां पे क्या किया, इस मोशन के 2 फेज हो गए। तो आप एक बात बताओ, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा है कि जो एवरेज स्पीड होता है एक किसके इक्वल होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन किसके, टोटल टाइम के। जरा एक बात बताओ, इस फेज में डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पढ़ो, स्पीड इनटू टाइम। तो इस फेज में डिस्टेंस कितना होगा, v1 इंटू t/3। डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड v1 इंटू टाइम। और देखो, अगर आप इस फेज में पढ़ोगे तो डिस्टेंस कितना है, v2, और टाइम कितना है, 2t/3। तो इस फेज में डिस्टेंस है v1 इंटू t/3 और इस फेज में डिस्टेंस हो गया v2 इंटू 2t/3। अब जरा मेरी बात समझो,
अगर हम यहां से आगे बढ़े तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, वही तुम्हारा क्या है, एवरेज स्पीड है। समझ रहे हो? देखो फिर मैं कह रहा हूं, अलग अलग फेज में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस तीनों तुम्हें पता होना चाहिए। इस फेज का अलग, इस फेज का अलग, ठीक, तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। समझे कि नहीं समझे? देखो इस फेज का टाइम दिया था, स्पीड दिया था, डिस्टेंस निकाल लिया। इस फेज का टाइम दिया, डिस्टेंस दिया, स्पीड निकाल लिया। कोई भी दो चीजें दे सकता है, हम तीसरा निकाल लेंगे उस फेज का। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो, तो अब बताओ जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो गया? यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? v1t/3। यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? तो 2 टाइम्स ऑफ v2t/3, और टोटल टाइम कितना हो गया? तो t हो गया। जरा समझो, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? t/3 ले लो एलसीएम, तो कितना कॉमन, सॉरी, तो v1 प्लस 2v2 होल अपॉन t, ये कट गया, तो यहां से आ जाएगा v1 प्लस 2v2/3। यही जो है क्या आ गया तुम्हारा, यही जो है आपका आ गया एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई। कितनी हो गई? v1 प्लस 2v2/3। ध्यान दो, ये यहां पर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? या देख लो सब, यही अप्रोच आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम इस पे और आपको हम देते, वो तुम लोग सॉल्व करना, आराम से घर पे बैठ के सॉल्व करना, और सॉल्व करके आंसर मुझे जरूर बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स के थ्रू आंसर बताना तुम लोग तो मुझे। ठीक है, चलो आगे देखिए। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी मूव्स विथ स्पीड v1 फॉर वन थर्ड टाइम ऑफ टोटल जर्नी टाइम। with speed v2 for 1/6 time and with speed v3 for remaining time, calculate एवरेज स्पीड। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर नोट करके नोट्स में जरूर सॉल्व कर लेना इसे। चलो देखो अभी हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं एक ये क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलो इसको रख डालें। देखो अभी हम जो क्या करने वाले हैं जरा समझो। अभी हम ये करने वाले हैं आपके साथ कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एवरेज स्पीड का ही है, बट थोड़ा सा अप्रोच क्या है वो बदल जाएगा। जरा दूसरे अप्रोच का क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी, अब देखो एक एक थोड़े थोड़े देखो शब्दों के बदल जाने से कंप्लीट क्वेश्चन के मायने बदल जा रहे हैं। आप समझो, मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से फोकस करके ही पढ़ाई करिए। समझ रहे हैं? न्यूमेरिकल पे फोकस करो बस, और जितना मैं कह रहा हूं उतना करो। मैं गारंटी दे रहा हूं नीट और मेंस के लिए, जेईई मेंस और नीट के लिए तुम्हें कहीं और से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस समझो मेरी बात। तो ए बॉडी moves with speed v1, a body moves with speed v1 for half distance of total journey distance and with speed v2 for remaining half distance, calculate एवरेज स्पीड। अब थोड़ा समझ लेना है, एवरेज स्पीड आपको निकालना। अब देखो यहां पे पैटर्न क्या बदला।
बिल्कुल जैसे मैं बताया था उसी अप्रोच को चलिए फॉलो करिए। हाँ, यहां पर जो स्पीड है उसको कंपेयर किससे किया गया है, डिस्टेंस है ना, तो आप अपनी तरफ से मान लो कि लेट टोटल डिस्टेंस इज x। ठीक है, अब बताओ इसका जो हाफ डिस्टेंस है जरा समझना, x/2 डिस्टेंस कितने स्पीड से गया है, v1 से, और जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है वो कितने से गया है, v2 से गया है। जरा समझो, तो अगर यहां से आपको अगर कैलकुलेट करना हो एवरेज स्पीड, तो ये क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जरा समझना, इतने फेज का डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है। अब आप देखो मैं क्या बोल रहा था कि जितने भी फेज आप बनाओ, मतलब क्वेश्चन में जो दिया है प्रत्येक फेज का डिस्टेंस स्पीड टाइम आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप आगे चल पाएंगे। देखिए इतने दूर का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, फॉर्मूले से देखो। तो अब इतने में टाइम ही नहीं पता था तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन स्पीड 2v1। इतने फेज का टाइम कितना हो जाएगा, x/2v2। यही हुआ ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या होगा बताओ, टोटल डिस्टेंस तो x/2 कितना हो गया x, और टोटल टाइम कितना हो गया, तो इतने दूर का टाइम कितना है, x/2 टाइम्स ऑफ v1 प्लस x/2 टाइम्स ऑफ v2। x/2 ले लो कॉमन, 1/v1 प्लस 1/v2, ये कैंसिल हो जाएगा। आई बस समझ में। अब देखो आगे एवरेज स्पीड का जरा मतलब समझना, यहाँ से कितना होगा, ये हो जाएगा 1/, यहाँ से क्या हो गया 1/2, यहाँ से v1 v2 ले लो एलसीएम, तो v1 प्लस v2। तो अगर फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखो यहां पर तुम्हारा एवरेज स्पीड ही हो जाएगा। आपको ये बात समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। तो देखो यहां पे बस खत्म, यहां के बाद तो कैलकुलेशन है, आप सिंपली आपने कैलकुलेट कर दिया। तो मैं वही बात आपको समझा रहा हूं कि वो फॉर्मूला मत याद करो कि v1 प्लस v2/2 होता है एवरेज स्पीड। अरे नहीं होता है v1 प्लस v2/2। क्वेश्चन के डिमांड पे डिपेंड करेगा तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, समझ रहे हो। चलो एक क्वेश्चन हम इस पर आपको देते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना। चलो एक क्वेश्चन मैं अब आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, जो आप सॉल्व करोगे घर पर उसका आंसर जरूर मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा समझो, देखो क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी मूव्स विथ स्पीड v1 for 1/3 distance of total journey distance with speed v2 1/2 हाफ है, हाँ सेकेंड ना, हाँ ठीक है 1/2, हाँ ठीक है हाफ है ना, चलो इसको जो भी हो आई डोंट नो। अब हाफ डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा एंड स्पीड v3, दिस इज द v3, यस, हाँ दिस इज v3 फॉर remaining distance. Calculate
एवरेज स्पीड। बस आपको बस इतनी ही बात सॉल्व करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स के थ्रू ही बताओगे ना फिर कि कितना जो है आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। और जितना मैंने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से तैयार करो, कंप्लीट फोकस होकर के आप उसको प्रिपेयर करिए। ये कंप्लीट बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलो अच्छे से इतना तैयार करो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपसे ग्राफिकल एनालिसिस पे बातचीत करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन सबको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो फिर ठीक है, थैंक यू, बाय।